नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में शराबबंदी है, कड़ा कानून लागू है, बावजूद इसके तस्कर बाज नहीं आ रहे। नई नई तरकीबों के जरिए शराब तस्कर दूसरे राज्यों से शराब मंगा रहे हैं और राजधानी पटना और दूसरे इलाकों में ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं। आज उत्पाद विभाग की टीम ने तस्करी की एक ऐसी तरकीब का खुलासा किया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सफेदी की आड़ में काला खेल देखिए। दूध के कंटेनर में शराब की खेप देखिए। तस्करों की नई तरकीब देखिए। ये देखिए, दूध भरा हुआ है इसमें, और एक बारगी अगर कोई देखेगा तो इसमें समझेगा कि ये दूध है, लेकिन दूध के अंदर इस डब्बे में देखिए शराब के पाउच रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, ये शराब का पाउच है और ये झारखंड से ये शराब का पाउच मंगाया गया है। हैरान कर देने वाला वाकया है। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सफेद धंधे की आड़ में पटना में शराब का काला खेल चल रहा है, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम हरकत में आई। पिछले 3 दिनों से इस काले खेल पर पुलिस की नजर थी। हर रोज रेकी की जा रही थी और आखिरकार उत्पाद विभाग की टीम को ये कामयाबी हासिल हो गई और पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया। कार्रवाई में फिलहाल राकेश कुमार नाम का एक तस्कर दबोचा गया है, जो ऑटो का चालक भी था और तस्कर भी। हालांकि सुरेश यादव, जो शराब की तस्करी कर पूरे इलाके में सप्लाई करता था, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। देखिए, हम लोगों को सूचना हमेशा मिल रही थी कि राघोपुर रुस्तमपुर में शराब की खेप आ रही है और वहाँ से शहर के अनेक जगहों पर शराब पहुँचाई जा रही है। इसी में हम लोग 2-3 रोज से इसमें लगे हुए थे। तो आज हम लोगों को गुप्त सूचना मिली कि एक टेम्पू जो है वहाँ से चली है, जिसमें 7 ये दूध का डब्बा लदा हुआ है, जिसको खोल के देखने पर दूध मिलेगा, लेकिन अगर दूध को हटा के देखिएगा तो अंदर शराब है। जब्त शराब की खेप पड़ोसी राज्य झारखंड से मंगाई गई है। उत्पाद विभाग की चुस्ती से ये खेप भले ही पकड़ी गई हो, लेकिन तस्करों की पैंतरेबाजी ने पुलिस का पसीना छुड़ा दिया है। हर रोज तस्करी के नए नए तरकीब देखने को मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर बिहार में शराबबंदी को लेकर कड़ा कानून है, बावजूद इसके हर रोज शराब का पकड़ा जाना भी एक सवाल जरूर है। निश्चित तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए एक अहम कामयाबी है और इसी तरीके से अगर शराब तस्करों पर अंकुश लगाया जा सकेगा तो निश्चित तौर पर शराब माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। भोजपुर में आज एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। हुआ यूं कि बिजली के ट्रांसफार्मर से लदा ट्रक अचानक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। ट्रक के गिरते ही ट्रक के भीतर मौजूद लोगों को बचाने लगे और ट्रक के ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला। जख्मी ट्रक ड्राइवर को इलाज के लिए फौरन जगदीशपुर अस्पताल लेकर जाया गया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर लोग ट्रक पर लदे ट्रांसफार्मर के निकल रहे तेल को लूटने में लग गए। जिसको जो मिला उसी में तेल भरना शुरू कर दिया। महिला हो, बूढ़ा हो या फिर बच्चा, सभी की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और फिर शुरू हो गई तेल की लूट। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तेल लूट रहे लोगों को मौके से खदेड़ दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। कर्नाटक में 12 मई को चुनाव है, लिहाजा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में रोड शो किया। राहुल ने यहां पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ मार्च निकाला। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा किया। राहुल गांधी ने हार स्वीकार कर ली, इसलिए इसके बाद मानसरोवर जाने के लिए कह रहे हैं। अमित शाह की बात पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा सर, आपके बारे में लगातार वो कह रहे हैं कि जिनको पता नहीं कि चने का अमित झाड़ होता है। अमित शाह का सिर्फ एक पॉइंट है कि अमित शाह के जो पुत्र हैं उन्होंने 50,000 रुपए को 80 करोड़ में 3 महीने में बदला। ये थोड़ा मोदी जी समझाएं कि उनके मित्र के बेटे इन्होंने कैसे जादू से, कौन सा जादू है, 50,000 को 80 करोड़ में बदला।
अच्छा, एक और बात, हाँ जी लेकर मनमोहन बयान आया है आज मोहन भागवत की तरफ से, और कहा है कि समाज को भ्रमित करने का विफल प्रयास करते देखते हैं राहुल गांधी, और कहा है कि मोहन भागवत के नाम से आरएसएस को दलितों की आवाज सुनाई ही नहीं देती। उनको ये समझ ही नहीं है कि दलितों की आवाज क्या है, और पूरे देश में दलितों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। रोहित वेमुला का उदाहरण है। जब भी एक दलित व्यक्ति शिक्षा की ओर जाता है, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है, तो आरएसएस और उसकी सोच उसको रोकती है। बीजेपी के मंत्री ने कॉन्स्टिट्यूशन पे कमेंट किया, नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। सर, प्रधानमंत्री ने कहा ट्रिपल पी हो जाएगी कांग्रेस, सिर्फ पौंडीचेरी और पंजाब में बचेगी, कर्नाटक हार जाएगी। सर, बहुत बड़ी बात उन्होंने। सेलफोन पे तीन अलग अलग मोड्स होते हैं। नहीं, सुनिए, सेलफोन पे 3 अलग मोड होते हैं। एक होता है काम का मोड, दूसरा होता है स्पीकर मोड, है ना, और तीसरा कौन सा होता है? एयरप्लेन मोड। मोदी जी एयरप्लेन मोड और स्पीकर मोड चलाते हैं, काम का मोड नहीं चलाते। कांग्रेस के 2 सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई इम्पीचमेंट मोशन पे नोटिस दिया है। देखिए भैया, सीधी सी बात है, ये कर्नाटक का चुनाव है। यहाँ पे मेन इशू 2-3 है। मोदी जी ने कहा है कि येदियुरप्पा जी उनके चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। येदियुरप्पा जी इज द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन। रेड्डी ब्रदर्स आर द मोस्ट करप्ट पीपल दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन। मोदी जी को समझाना चाहिए ये रेड्डी ब्रदर्स जो हैं और येदियुरप्पा जी हैं, इनकी ये रक्षा क्यों कर रहे हैं। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए कर्नाटक बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कर्नाटक में आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, साथ ही इशारों में विरोधियों पर हमला भी बोला। की गर्मी में भी इस प्रकार का उमंग उत्साह बहुत रेयरली देखने को मिलता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें भी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं का जज्बा, युवा शक्ति का जज्बा, उनका डेडिकेशन, ऊर्जावान लोग, और कुछ नहीं चाहिए, बात सिर्फ भारत माता की जय। इसी मूड में आप जो लगे रहते हैं, और सब जो मैंने देखा युवा शक्ति फोरफ्रंट में है। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में, हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में, लोकतंत्र में वाद हो, विवाद हो, चर्चा हो, आक्षेप हो, प्रत्याक्षेप हो, ये सारी बातें लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन लोकतंत्र में हिंसा को कभी भी कोई स्थान नहीं है। एक तरफ हमारे देश में वो दल है जो टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ गए हैं, या तो उनकी नासमझी है या जानबूझ करके झूठ फैला रहे हैं। हर टेक्नोलॉजिकल विषय का विरोध करना, यानी ईवीएम तक का विरोध करना, आधार का विरोध करना, मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी का विरोध करना, हर जगह पे। दूसरी तरफ हम लोग हैं जो आधुनिक भारत बनाने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को महत्व देना चाहते हैं। देश में अगर हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज होती तो देश को तोड़ने वाले अन्य आतंकवादी पनप ही नहीं सकते थे, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को हमेशा बरगलाती रही है और अब जिन्ना का जिन्न निकालकर एक बार फिर मुसलमानों को ठगने का काम कर रही है। तमाम मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात की सहयोगी नीलकमल ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में भी जिन्ना का मुद्दा, और मैं समझता हूं कि जिन्ना का मुद्दा जो उछाल रहे हैं, जो जिन्ना को पूजने की एक साजिश कर रहे हैं, वो भारत को बांटने की साजिश कर रहे हैं और देश को सजग हो जाना चाहिए। जिन्ना का चरित्र हमारे लिए प्रेरणा का चरित्र नहीं है। हमारे लिए अब्दुल कलाम आज़ाद मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। पाकिस्तान आज पूरे देश के अंदर में आतंकवादियों का जखीरा फैलाने का काम कर रहा है, कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेजने का काम कर रहा है,
और कांग्रेस पार्टी इसका आनंद ले रहा है, विपक्ष आनंद ले रहे हैं, कभी अलगाववादियों से गले मिल करके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जितना भी विपक्ष उन्हें अपना हथियार बना रहा है वोट के लिए, देश को ये वोट के खातिर शायद कहाँ ले जाएंगे पता नहीं। ये तो जिन्ना का मामला था, लेकिन हरियाणा में अब ये हो गया है कि खाली ज़मीन पर जब नमाजी नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर भी खट्टर साहब ने मना कर दिया कि अब वैसे जगह पे ना पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें या फिर वहाँ पढ़ें। देखिए, भगवान आज भारत में हिंदुओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। हम कहाँ, हमारे यहाँ तो पूजा पद्धति हजारों देवी देवता हैं। ये खुले जगह में नवाज के नाम पर फिर धीरे धीरे अधिकार जमाते हैं, उस जगह को हथियाने का काम करते हैं, रोड को जाम करते हैं और अपना अधिकार समझ लिया है कि मैं कुछ भी करूंगा, मुझे कोई नहीं बोलेगा। तो ये थे गिरिराज सिंह जी, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, और साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर देश में हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज़ होती तो दूसरा कोई आतंकवाद पनप ही नहीं सकता था। कैमरामैन सुबोध के साथ नील कमल, न्यूज़ 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची के अमेठी यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है, 2 लोगों के आपसी विवाद में यह फायरिंग हुई है। बॉडीगार्ड ने की है फायरिंग। फिलहाल सिटी डीएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। रांची के प्रधान टावर बिल्डिंग में स्थित है अमेठी यूनिवर्सिटी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रांची के अमेठी यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है। 2 शख्स के आपसी विवाद में यह फायरिंग हुई है। बॉडीगार्ड ने फायरिंग की है। फिलहाल सिटी डीएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। क्या फायरिंग की वजह थी और क्यों इस तरह का विवाद उपजा, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, क्या वजह बताई जा रही है, आखिर क्यों यहां पर फायरिंग हुई है, पूरा मामला क्या है? जी, बता दें कि पूरा जो अमेठी यूनिवर्सिटी है उसमें 2 प्रोफेसरों के बीच ये विवाद उत्पन्न हुआ था। काफी दिनों से विवाद चल रहा था। आज कुछ मामला बढ़ गया, जिसके बाद अचानक से दोनों का विवाद बढ़ गया। उसी बीच बॉडीगार्ड ने मामले को सुलझाने को लेकर फायरिंग कर दी कि जिससे ज्यादा कुछ न हो वहां पर। तो इस तरह की बातें हुई हैं। फिलहाल जो है पुलिस सभी पहलुओं पर बात कर रही है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है कि आखिर किन बातों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया जिस वजह से गोली चलानी पड़ी। तो फिलहाल मामला जो है अभी पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, लोगों से बात नहीं करने दी जा रही है, जिस वजह से अभी पूरा मामला संज्ञान में नहीं आया है। फिलहाल पुलिस के पूछताछ के बाद जो पूरा मामला है वो उद्भेदन हो पाएगा और जो जानकारियां हैं वो छनकर सामने आएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।